वेलकम टू DSL क्लासेस। DSL क्लासेस ने कॉमर्स की लेक्चर्स डालने का इनिशिएटिव लिया है। सबसे पहले हम अकाउंटेंसी से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपको कोई और सब्जेक्ट का बिजनेस स्टडीज़ या फिर इको का कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक या पर्टिकुलर चैप्टर समझना है तो आप कमेंट करिए, हम उसकी भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर अपनी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, वो भी पूछ सकते हैं। आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन करिए, पूछिए। कंटेंट भी जो मेरे पास अवेलेबल होगा मैं वो भी आपको फ्री में प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। तो इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो आपकी क्लास 12 बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप एज अ कॉमर्स स्टूडेंट आप कहीं भी फ्यूचर स्टडीज़ के लिए जाओगे या फिर आपसे ये एक्सपेक्टेड रहेगा इसके बारे में पूछना, तो ये बहुत अच्छे से समझिएगा। एक एक इसकी जो पॉइंट है उसको ध्यान से अपने ग्रैब करने की कोशिश कीजिएगा। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती क्या हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर दी समराइज्ड स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग डेटा। अकाउंटिंग डेटा की अगर हम बात करें तो अकाउंटिंग डेटा क्या है? जो भी अभी तक हम ट्रांजैक्शंस को नोट डाउन कर रहे हैं, फिर उसको जर्नल में आप पोस्ट करते हो, फिर लेजर्स में डालते हो, फिर उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनता है। उसमें जो एक डेटा है उसको आप प्रोसेस करते हो इस पूरे लेजर्स और इसके थ्रू। तो वो डेटा जब हम एक पर्टिकुलर समराइज्ड स्टेटमेंट में एक जगह पे उसको प्रिपेयर करते हैं तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहलाती हैं। जैसे कि इसमें हम क्या क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ P&L एंड नोट्स टू अकाउंट्स। बैलेंस शीट और P&L का आपको आइडिया होगा। इसमें हम समझेंगे कि बैलेंस शीट कैसे बनाई जाएगी, क्योंकि ये जो बैलेंस शीट है वो स्केड्यूल 3 के अकॉर्डिंग बनाई जाती है और स्टेटमेंट ऑफ P&L भी शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। और इसमें नोट्स टू अकाउंट आप नया समझेंगे कि क्यों बनाया जाता है। ठीक है, अब इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग, कंपनीज एक्ट के थ्रू बनाई जाती है। एक प्रेस्क्राइब फॉर्मेट है। ऐसे ही आपको याद करना होगा, जो भी वैल्यूज़ होंगी, जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा उसको इसी फॉर्मेट में प्लेस करना होगा हमको, कि कौन सी चीज़ कहाँ आएगी वो समझेंगे हम। ऊपर से एक बार ही हम फॉर्मेट देख लेते हैं बैलेंस शीट का। इस वीडियो में मैं अभी आपसे इसका फॉर्मेट और इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड को डिस्कस करूँगी। अभी तक आप जो बैलेंस शीट बनाते हुए आ रहे थे वो उसका T फॉर्म होता था, यानी कि इस साइड आप लायबिलिटीज़ लिखते थे और राइट साइड आप असेट्स लिखते थे। अब जो बैलेंस शीट बन रही है ये हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट है। ऊपर आप इक्विटी एंड लायबिलिटीज लिखोगे और नीचे आपके असेट्स रहेंगे, हॉरिजॉन्टली बनेगी। ठीक है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज में आपका शेयर होल्डर्स फंड आएगा, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट आएगा, नॉन करंट लायबिलिटीज आएगा और करंट लायबिलिटीज आएंगे, जो मेजर 4 हेड्स हैं और इनके अंदर रिस्पेक्टिवली इनके सब हेड्स भी हैं। तो आज हम इनका ही डिस्कस करेंगे। असेट्स को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट की, जो कि है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड का मतलब है, पहली बात तो शेयर्स आपको पता होना चाहिए या आपको पता भी होगा, आपने पढ़ा होगा शेयर्स होते क्या हैं और शेयर होल्डर्स कौन होते हैं। ऑब्वियसली शेयर होल्डर्स वही होंगे जो शेयर्स होल्ड करेंगे। कैसे होल्ड करेंगे? शेयर्स का मतलब है बेसिकली आपकी जो बिजनेस है उसमें 2 तरीके से कैपिटल इन्वेस्टेड हो सकती है, या तो शेयर्स या फिर आपका जो आपने लोन लिया है। शेयर्स यानी कि इक्विटी यानी कि ओनरशिप। ठीक है, शेयर्स प्रेफरेंस भी हो सकते हैं और इक्विटी भी हो सकते हैं। इसको मैं डिटेल में नहीं डिस्कस करूँगी, ये आपके BST का पार्ट है, उसमें आप पढ़ लोगे या पढ़ा होगा आपने अभी तक। उसमें आपकी जो शेयर कैपिटल है हमको बैलेंस शीट में दिखानी होती है इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड पर, शेयर होल्डर्स फंड के अंदर, यानी कि जो शेयर होल्डर्स का जो पैसा है वो, उसमें पहला पार्ट जो है शेयर कैपिटल का होता है। अब बात रहती है कि हमको कौन सा अमाउंट दिखाना होता है, क्योंकि शेयर कैपिटल 3 तरीके की हो सकती है।
आपकी ऑथराइज्ड कैपिटल, जो आपकी मैक्सिमम कैपिटल है। इससे ज़्यादा आप इशू ही नहीं कर सकते हो, मंगा नहीं सकते हो शेयर होल्डर से। इट इज़ द मैक्सिमम कैपिटल अप टू विच यू कैन इशू। अगर आपको इससे ज़्यादा रेज करनी है तो आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, हर एक कंपनी का अपने कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसमें चेंजेस लाने होते हैं। ROC यानी कि रजिस्ट्रार के पास चेंजेस लाने पड़ते हैं। उसके बाद आती है आपकी इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल जो है आपकी ऑथराइज्ड कैपिटल का पार्ट होती है, यानी कि जो आपकी इशूड कैपिटल होगी वो ऑथराइज्ड कैपिटल में से वो उसका वो हिस्सा होगी जो आप अभी फॉर द टाइम बीइंग अभी आप इशू कर रहे हो। ठीक है, यानी कि जो इशूड कैपिटल है इट कैन बी मैक्स टू मैक्स ऑथराइज्ड कैपिटल के बराबर हो सकती है या उससे कम होगी, उससे ज़्यादा तो एक्सीड कर ही नहीं सकती। ठीक है, फिर आती है तीसरी सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अच्छा, आपने इशू तो कर दी कैपिटल, लेकिन वो शेयर होल्डर्स जो हैं, पोटेंशियल शेयर होल्डर्स जो आपने इशू करी, वो सब्सक्राइब नहीं किया किसी ने। जैसे अभी इस टाइम इकोनॉमी डाउन चल रही है, ठीक है, तो या कोई और भी XYZ रीज़न की वजह से शेयर्स में आपके एप्लीकेशंस नहीं आई, सब्सक्राइब नहीं किया, तो इट कैन बी लेसर देन योर इशूड कैपिटल। तो इसमें भी वही लॉजिक है कि सब्सक्राइब्ड कैपिटल या तो इशूड कैपिटल के बराबर होगी या फिर उससे कम होगी। इस सब्सक्राइब्ड कैपिटल में आपको दो चीज़ें समझने वाली बात है कि एक तो वो कैपिटल होगी जो जिन शेयर्स पे हमने पूरी अमाउंट रिसीव कर ली है, ठीक है, और दूसरी वो होगी जिन पे अभी पूरी रिसीव नहीं हुई है। कुछ ऐसे शेयर होल्डर्स हमारे पास हो सकते हैं जिन्होंने हमने कॉल अप तो कर लिया अमाउंट, बट उन्होंने पे नहीं किया, तो वो वाली याद रखिएगा, हम बैलेंस शीट में वो शो नहीं करेंगे। इसका मैं भी एक एग्जांपल समझाती हूँ। सिर्फ हम वो अमाउंट शो करेंगे जो आपका जितना अमाउंट हमने रिसीव कर लिया है, और जो ये कॉल्स इन अरियर है ये वो अमाउंट है जो हमने अभी रिसीव नहीं की है उन शेयर होल्डर्स पे। हमने कॉल तो कर लिया है पर हमको मिली नहीं है, हम मतलब कंपनी को नहीं मिली है। तो ये वाली अमाउंट याद रखिएगा, आपके बैलेंस शीट में ऊपर नहीं शो होगी। यहाँ पे ऊपर जो है शेयर कैपिटल में अमाउंट राइट साइड पे कॉलम में सिर्फ वही आएगी जो आपकी सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप है। रेस्ट अमाउंट हम उसको सिर्फ अपने नोट्स टू अकाउंट्स में ही शो करेंगे। इसी वजह से नोट्स टू अकाउंट बनाया जाता है। ये एग्जांपल देखिए, एक ऑथराइज्ड कैपिटल है हमारे पास सपोज 10 लाख रुपीज़। 10 लाख में से हमारे पास कुछ अमाउंट ऐसी होगी जो हमने इशू की होगी, हो सकता है हमने पूरी की हो, लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है कि इशू कैपिटल है हमारे पास 9 लाख। हो सकता है हम 1 लाख अभी इशू कर दें, हो सकता है बाद में कर दें, वो कंपनी पे डिपेंड करता है। फिलहाल हमने 9 लाख इशू की है। उसमें से हम बात करें तो हमको गिवन है सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड कितनी है, 8 लाख अमाउंट पूरी हमारे पास रिसीव हो गई है। प्लस 9 लाख में से 8 लाख रिसीव होने के बाद 1 लाख ऐसी अमाउंट है जिसमें से हमको ये पता है कि 80,000 की ऐसी अमाउंट है जो हमने मंगाई थी, सब्सक्राइब करवाई थी, और उसमें से 16,000 ऐसी है जो हमने मंगाई तो है पर हमको रिसीव नहीं हुई है, कॉल्स इन अरियर है। तो ये कॉल्स इन अरियर आप यहाँ से लेस कर दोगे 16,000 80,000 में से, और जो उसमें से रिमेनिंग हमारे पास पेड अप कैपिटल है वो 64,000 है वो, और आपका 8 लाख, और प्लस ये 12,000 आपके फोरफिटेड शेयर्स थे जो हमने रिसीव किए होंगे। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, आप इसे अभी इग्नोर कर सकते हैं, बट समझने वाली बात ये है कि 8 लाख प्लस 64,000 प्लस ये 12,000 टोटल हमारे पास जो अमाउंट है ये हमने रिसीव किया है, पेड अप कैपिटल है हमारे पास, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। तो यही जो अमाउंट है वो हम आप ऊपर बैलेंस शीट में शो करेंगे। ये जो कॉल इन अरियर है याद रखिएगा, ये नहीं आएगा, ये सिर्फ आपकी वर्किंग नोट्स में आएगा, ये आपके लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। उसको जो शो करना है वो आपको नोट्स टू अकाउंट्स में करना है, ठीक है। अब बात करें हम शेयर कैपिटल की हो गई, इसके बाद बात करेंगे रिजर्व एंड सरप्लस की। तो रिजर्व एंड सरप्लस भी शेयर होल्डर्स का ही पैसा है, क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस क्या होता है, रिजर्व वो होता है जो हम अपने प्रॉफिट में से कुछ पोर्शन अप्रोप्रिएट कर देते हैं, यानी कि हम अलग निकाल के रख देते हैं भैया कि ये जो पैसा है इसको हम
इस पर्पस के लिए यूज़ करेंगे, या ये पैसा हमारे पास एज अ प्रॉफिट या गेन आया है, कैपिटल गेन आया है, तो हम इसको इस पर्पस के लिए ही यूज़ करेंगे। बट है तो वो शेयर होल्डर्स का ही पैसा, ठीक है, तो वो भी शेयर होल्डर्स फंड का पार्ट होता है। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या आएगा? बैलेंस एंड स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, आपने पीएनएल बनाया, उसका प्रॉफिट आया या लॉस आया तो आप नेगेटिव में दिखाओगे, प्रॉफिट आया है तो पॉजिटिव में आएगा ऑब्वियसली। या कोई भी और टाइप का रिजर्व है, जैसे कि डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, यानी कि जब रिजर्व आपके जो शेयर्स होते हैं जब हम उसको प्रीमियम पे इशू करते हैं तो उससे जो रिजर्व क्रिएट होता है वो यहीं पे आएगा। कैपिटल रिजर्व है वो यहीं पे आएगा। कैपिटल रिजर्व क्या होता है? जब आप कोई असेट को सेल आउट कर रहे हो, उससे कुछ कैपिटल गेन आया तो हम उसको उस कैपिटल गेन को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं, तो वो रिजर्व भी रिजर्व एंड प्लस सरप्लस की हेडिंग के अंदर ही आए। नेक्स्ट हम बात करेंगे नॉन करंट लायबिलिटीज़ की। तो नॉन करंट लायबिलिटीज़ वो लायबिलिटीज़ होती हैं जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमको 12 महीने के बाद ही पे करनी है, इधर 12 मंथ्स, या फिर दूसरा ये भी हो सकता है कि आपकी ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने से ज़्यादा है तो उस ऑपरेटिंग साइकिल से के बाद ही वो रियलाइज हमको करनी है, हमको पे ऑफ कर रही है, ठीक है। जैसे कि पहले अब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है मे बी आपसे 1 मार्क में पूछ ले कि बताओ ये नॉन करंट लायबिलिटी है या करंट लायबिलिटी है, तो उसमें क्राइटेरिया रख दे, या आपसे वाइवा में पूछ सकते हैं कि ये नॉन करंट है या करंट है, और उसमें सिंपल 12 महीने का तो फिर आपसे पूछेंगे नहीं क्योंकि वो सबको पता होता है। तो उस सिचुएशन में आपसे ऑपरेटिंग साइकिल का पूछ लें या पूछ लें कि आपकी इस कंपनी की ऑपरेटिंग साइकिल की ड्यूरेशन क्या है, तो उसके लिए पता होना चाहिए, ठीक है। ऑपरेटिंग साइकिल की बात करें तो सबसे पहले आपके पास कैश होगा, ठीक है। मैं एक बिजनेस कर रही हूँ, मेरे पास सबसे पहले कैश होगा या बैंक बैलेंस कह लो, उससे मैं अपना परचेज करूँगी रॉ मटेरियल, ठीक है। ऑब्वियसली मुझे कुछ सामान बनाना है तो उसके लिए मुझे कुछ तो रॉ मटेरियल चाहिए होगा ना, मुझे शुगर बनानी है तो मुझे शुगर केन चाहिए होगा, तो वो परचेज करूँगी और वो मान लो मैंने अपने पास रखा है, ठीक है, उसकी अभी प्रोसेसिंग नहीं हुई है, अपने पास रखा हुआ है मैंने अभी, तो वो 3 महीने के लिए रखा हुआ है, अभी 3 मंथ्स के लिए प्रोसेसिंग की है। उसके बाद मैंने रॉ मटेरियल की, वो जो शुगर केन लिया शुगर बनाने के लिए, फिर मैंने उसकी प्रोसेसिंग की, उसमें मुझे 4 महीने लग गए, ठीक है। यहाँ पे आपको 4 महीने लग गए आपको प्रोसेस कराने में। फिर आपने, अब वो शुगर में कन्वर्ट हो गई है, अब शुगर एकदम बनते बिक तो जाएगी नहीं मेरी, तो वो जो फिनिश गुड है वो मेरे पास रखा रहा 2 महीने तक, 2 महीने तक रखा रहा। उसके बाद मैंने सपोज कुछ उसमें से ऐसा था जो मैंने उसको आगे सप्लायर को, डिस्ट्रीब्यूटर को, रिटेलर को, होलसेलर को, XYZ को क्रेडिट पे सेल कर दिया, ठीक है। यहाँ पे कन्वर्ट हो गए वो मेरे ट्रेड रिसीवेबल्स में से। तो अब वो कुछ टाइम तो वो जब मैंने उसको क्रेडिट पे दिया है तो वो कुछ क्रेडिट पीरियड तो लेगा मुझसे, एकदम तो मुझे पे कर नहीं देगा, करना तो कैश में ही कर देता। तो सपोज वो 4 मंथ्स के लिए मेरे ट्रेड रिसीवेबल्स में कन्वर्ट हो गए, एंड फाइनली वो ट्रेड रिसीवेबल्स रियलाइज़ हुए और मुझे वापस से कैश मिला। यानी कि कैश से शुरू होके मेरे पास पूरा दोबारा जब तक कैश वापस नहीं आ जाता या बैंक बैलेंस नहीं आ जाता, वो मेरी ऑपरेटिंग साइकिल कहलाती है, ठीक है। तो ये पूरा कितना ड्यूरेशन हो गया? 3 महीने का, फिर 4 महीने का, फिर 2 महीने का, फिर 4 महीने का, टोटल 13 मंथ्स हो गया, विच इज़ मोर देन 12 मंथ्स। अब मैंने बोला था या तो 12 महीने, लेकिन अब हमारी ऑपरेटिंग साइकिल 13 मंथ्स की है। तो मेरे अगर कोई ऐसी लायबिलिटी हुई जो सपोज 12 महीने प्लस कुछ दिन के बाद मेरे को पे ऑफ करनी है, पर मेरी ऑपरेटिंग साइकिल 13 महीने की है, तो वो भी लायबिलिटी मेरी शॉर्ट टर्म में ही आएगी, ठीक है। अगर 13 महीने के बाद की कोई होगी, जैसे 14 महीने के बाद की है, तो ही वो मेरी नॉन करंट लायबिलिटीज़ में क्लासीफाई होगी, अदरवाइज इट विल बी अ माई करंट लायबिलिटीज़। अब देखूँ मैं नॉन करंट लायबिलिटी में, ये 2 पॉइंट हो गए। उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटी में क्या क्या आता है, इनके सब हेड्स क्या हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, सबसे पहले लॉन्ग टर्म के नाम से ही पता चल रहा है, क्लासीफाई कर रखा है हेड को, जैसे कि इसमें कौन से आएंगे, डिबेंचर्स हो गए आपके, बॉन्ड्स हो गए, या फिर आपने लोन से कोई टर्म लोन, बड़ा लोन ले रखा है, पब्लिक डिपॉजिट हैं वो ले रखे हैं, तो कोई भी बड़ी बोरोइंग है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, वो इस हेड के अंदर आएगी। फिर आता है डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी।
यहाँ पे लाइबिलिटी में यही बता दूँ, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज़ में और डेफर्ड टैक्स असेट साइड पे दोनों आते हैं, दोनों में से कोई एक आएगा। जब हमारी अकाउंटिंग इनकम और जो हमारी टैक्सेबल इनकम है, इनकम टैक्स रूल्स के अकॉर्डिंग डिफ़र करती है, तो उसका जो डिफरेंस होता है वो या तो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी में या फिर डेफर्ड टैक्स असेट में आता है, दोनों में से एक जगह। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, तो आप इसको लीव कर सकते हो, ये नहीं पूछा जाएगा आपसे। थर्ड पॉइंट है अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, जो तीनों सब हेड्स में से लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज़ और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में कहीं नहीं आएगा, वो अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में आएगा। फॉर एग्जांपल ट्रेड पेबल्स। अब आप कहोगे कि ट्रेड पेबल्स तो जनरली शॉर्ट में आते हैं। येस, ट्रेड पेबल्स अगर कुछ नहीं गिवन आपको क्वेश्चन में तो आप उसको शॉर्ट टर्म में डालोगे, अभी मैं बताऊंगी कहाँ पे। बट अगर आपको गिवन है ट्रेड पेबल्स आर रियलाइजेबल या यू हैव टू पे ट्रेड पेबल्स आफ्टर योर ऑपरेटिंग साइकिल और आफ्टर 14 मंथ्स, तो आप उसको यहाँ पे डालोगे अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में, ठीक है, जिसमें क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल आ जाते हैं। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, अब प्रोविजंस आर डिफरेंट फ्रॉम योर रिजर्व एंड सरप्लस। हम जनरली उसको रिजर्व और प्रोविजन एक ही मान लेते हैं, बट दीज आर डिफरेंट। प्रोविजन कोई स्पेशल पर्पस होगा जिसके लिए बनाया जाएगा प्रोविज़न, जैसे वो भी लॉन्ग टर्म होना चाहिए, जैसे रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए कोई प्रोविज़न बनाया तो वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आती है करंट लाइबिलिटीज़। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ करंट लाइबिलिटीज़ क्या है। इसमें आपका शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स आएगा, यानी कि जैसे हमारे पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स थी, कुछ लोन्स जो ऐसे थे जो 12 महीने के बाद हमको पे करना है तो वहाँ चले गए। बट कुछ ऐसे लोन्स भी होते हैं जैसे हम बैंक से शॉर्ट टर्म के लिए लोन ले लेते हैं, शॉर्ट टाइम के लिए ले लेते हैं, लोन्स रिपेबल ऑन डिमांड, यानी कि बैंक बस आपको नोटिस देगा, 2-3 दिन का टाइम देगा, 1 हफ्ते का टाइम देगा, नोटिस देगा, आपको पे करना है, उसको रीपे करना है। ऐसे लोन्स होते हैं तो वो यहाँ पे आएंगे। या कोई जैसे आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ होती है बिजनेसेस के पास, कैश क्रेडिट फैसिलिटी होती है, वो सब शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के अंदर आएगा। फिर है ट्रेड पेबल्स। जैसे कि मैंने बताया ट्रेड पेबल्स यूजुअली ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर या 12 मंथ्स के अंदर पेबल होते हैं, तो यहीं पे आएंगे। अगर आपको कुछ नहीं गिवन तो भी यहीं पे आएंगे, लेकिन अगर गिवन है तो पता होना चाहिए कि लॉन्ग टर्म में कहाँ जाएंगे, फिर अदर में जाएंगे, अब हेड पता होना चाहिए। थर्ड बात करें अदर करंट लाइबिलिटीज़ की, जो भी किसी सब हेड में नहीं आएगा इन तीनों में से, वो अदर में चला जाएगा। जैसे कि क्या हो सकता है, कॉल्स इन एडवांस, ठीक है। अभी हमने कॉल्स इन अरियर के ऊपर बात की थी। तो कंपनी क्या करती हैं, कई बार उनको पैसे की ज़रूरत होती है, तो कुछ जैसे कॉल का पैसा, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल या फिर थर्ड कॉल का जो वैल्यू होती है, अमाउंट होती है, वो पेंडिंग होती है, हमें मंगानी होती है शेयर्स होल्डर से फ्यूचर में। तो कभी कंपनी को इन्वेस्ट करना है या फिर फंड्स चाहिए, तो क्या करते हैं, वो शेयर होल्डर से पहले ही मंगा लेते हैं, कॉल, जिसे हम कॉल्स इन एडवांस कहते हैं। बट अभी तो उसकी ड्यू डेट आई नहीं है, तो हम उसको एक तरह से वो हमारी लायबिलिटी है, कंपनी की लायबिलिटी है शेयर होल्डर्स के प्रति, तो उसको हम अदर करंट लायबिलिटीज़ में ही क्लासीफाई करते हैं, उसके हेड के अंदर डालेंगे, ठीक है। फिर लास्ट है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। इट इज़ वेरी कॉमन, आपने प्रोविजन जो अब तक बनाए हैं मोस्टली सब वो शॉर्ट टर्म ही होते हैं। जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, जब आपके डेटर्स यूजुअली ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर रियलाइज़ हो जाते हैं तो हम उसका प्रोविज़न भी शॉर्ट टर्म ही मानते हैं। तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट या टैक्स के लिए हम प्रोविज़न बना लेते हैं, पहले से तैयार रखते हैं कि भाई हमको लगभग इतना टैक्स पे करना पड़ेगा, तो उसके लिए प्रोविज़न बना के चलते हैं। यूजुअली प्रोविजंस ही बनाते हैं, एक्चुअली तो कोई टैक्स तुरंत पे करता नहीं है, प्रोविजंस ही बनते हैं। एंड जैसे आपका प्रपोज डिविडेंड, आपने डिविडेंड अभी पे नहीं किया है, सिर्फ प्रपोज किया है आपकी, क्योंकि डिविडेंड का क्या होता है, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बना दोगे 31 मार्च तक, ठीक है। फिर आपकी मीटिंग होगी शेयर होल्डर्स की, जिसमें आपने डिविडेंड प्रपोज करना है, टेबल करा है डिविडेंड को। अब वो डिविडेंड पे तो किया नहीं आपने, प्रपोज ही किया, अब ये तो शेयर होल्डर्स के आगे, तो उसके एक अलग से आप प्रोविज़न बना के चलते हो कि हम इतना डिविडेंड प्रपोज कर रहे हैं, पे करना होगा तो वो उसमें से पे हो जाएगा, तो वो भी शॉर्ट टर्म प्रोविज़न का ही पार्ट है। तो ये हो गई आपकी लायबिलिटी साइड की बात, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड की बात बैलेंस शीट की। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे असेट साइड की, डिटेल में बात करेंगे। और कोई डाउट हो आप कमेंट कर सकते हो नेक्स्ट वीडियो में, या फिर उसके लिए एक स्पेसिफाइड वीडियो बना दूंगी।
आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए एंड ऑल द बेस्ट।